हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, वीडियो की हैं, लेखपाल की हैं, पीईटी है, टीईटी है और आपका समीक्षा अधिकारी वगैरह भी है, यूपी कांस्टेबल भी है, यूपी एसआई वगैरह भी हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ये टॉपिक आता भी है संविधान, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी भी है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे हमारे, जिसमें सिंगल एक वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि 100% आएगा, उसमें से लगभग 7 to 8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपके लगभग 25 क्वेश्चन आ चुके थे मेरे लास्ट के 8 वीडियोस में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान। तो पहले तो संविधान के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि संविधान का मतलब क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ है संविधान, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? सम प्लस विधान। यहाँ सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम। तो ऐसे नियम जो सभी व्यक्तियों या फिर सभी नागरिकों के लिए समान हों, तो हम लोग उसको कहते हैं संविधान। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग संविधान की परिभाषा को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होता है जो यह तय करता है कि राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार होगी। ठीक है। तो इसी को अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और ग्रुप। तो इस डेफिनेशन से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो संविधान है, ये किसी भी राष्ट्र का हो सकता है, राज्य का हो सकता है, या फिर किसी ग्रुप का या फिर संगठन का हो सकता है। तो यही चीज़ आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि जो संविधान है उसका अर्थ यह सिर्फ यह नहीं होता है कि हम लोग के भारत के संविधान की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ भी हम लोगों को देखने और समझने की ज़रूरत है कि जो संविधान होता है वो किसी राज्य का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है, किसी संस्थान का भी हो सकता है, या फिर किसी कंपनी का भी हो सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि संविधान क्या मतलब, संविधान की डेफिनेशन समझे हैं। अब देखिए संविधान होता क्या है। जैसे कि कोई कंपनी है, कोई संस्था है, या फिर कोई देश है, तो उसका अपना एक संविधान होता है। संविधान का मतलब एक नियम होता है, एक नियम या फिर कानून की एक किताब समझ सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो देश किस तरह संचालित होगा। तो जैसे कि वहाँ पे राष्ट्रपति होगा, वहाँ प्रधानमंत्री होगा, और संसद कैसे चले कार्य करेगा, और इलेक्शंस कैसे होंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक नियम और कानून है, वो देश उस देश के बारे में बताने के लिए। तो ये संविधान में ही सब कुछ लिखा होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान हम लोगों का कब बनकर तैयार हुआ था, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और ये लागू कब हुआ था? ये हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो भारतीय संविधान के बनने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग, ऐतिहासिक विकास क्रम देखते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए थे 1600 में, सन 1600 में, किस तरह एज अ ट्रेडर्स, मतलब व्यापारी के तौर पे आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे, तो विच हैड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब जिनके पास व्यापार करने का अधिकार था। वो किसके चार्टर एक्ट के द्वारा? वो 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि पूरा में व्यापार करने का उनको अधिकार मिला 15 वर्षों के लिए। तो कंपनी चलाने के लिए उनको एक गवर्नर की नियुक्त किया उन्होंने। कितने? एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य कंपनी चलाने के लिए। तो 1764 में हम लोग देखते हैं, 1764 में मुग़ल एम्परर जो थे, मुग़ल शासक शाह आलम। कौन थे? शाह आलम। तो उन्होंने अधिकार दिया दीवानी का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानियों का उन्होंने अधिकार दिया। दीवानी राइट्स मतलब होते हैं रेवेन्यू, मतलब राजस्व पे, मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया उन्होंने तो अंग्रेज़ों को। ठीक है, 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात। और इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान ये एक प्रकार का ओवरव्यू है कि हुआ क्या था। फिर धीरे धीरे जब संविधान बनने के समय आया तो 1934 में एम एन रॉय ने एक विचार दिया था कि हम लोग का खुद का एक संविधान होना चाहिए। संविधान की नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्टेड बाई, किसके द्वारा ये आइडिया था? ये एम एन रॉय का था। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम से में कि एम एन रॉय ने क्या किया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था उसमें क्या था? तो ये था ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। तो किसके लिए? कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कार्यों को देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अधिनियम को पारित किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें हम लोग देखते हैं पीएम नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे उस टाइम के पीएम? ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया था 1773 में, और उसका कार्य क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुप्त समिति ने। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? पहली बार कुछ लिखित संविधान पेश किया गया, कुछ कानून व नियम लिखित रूप से आए थे इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो चीज़ भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसमें अब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जो बंगाल के थे उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, तो पहले कौन थे? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे विलियम हेस्टिंग्स। ठीक है, विलियम हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और क्या हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, 1774 में। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? टोटल 4 थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अदर न्यायाधीश थे। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश था उनका क्या नाम था? सर एलिजा एम्फे। आपके एग्जाम से भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब 1774 में हुई थी तो उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सर एलिजा एम्फे। और अदर 3 जज कौन कौन थे? चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइट थे। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और क्या हुआ था इसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में दे दिया गया था। ठीक है, किसके नियंत्रण में दे दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के। कौन कौन सी प्रेसिडेंसियाँ थी? कलकत्ता थी, बम्बई थी, मद्रास थी। और क्या हुआ था इसमें? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया था। और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। और बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये इतना आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतना काफ़ी है। इतने में से एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने इसमें बताया। तो हम लोगों ने देखा कि 1784 का चार्टर एक्ट, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, जो कि ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर पड़ा हुआ था, तो ये आया 1784 में। इसका कार्य क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए संसद द्वारा पेश किया गया था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का प्रारंभ हुआ था। तो क्या क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका कार्य क्या था? व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी। तो ये हो गया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1793 या फिर 1793 का चार्टर एक्ट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व दिया जाएगा, ये चीज़ था इसमें। और प्रशासन लिखित विधि द्वारा होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1793 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जिसको ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ था हम लोग देखते हैं। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, तो उसके 15 वर्षों के लिए स्टार्ट किया था उसने। उसके बाद अब देखते हैं कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, किसके साथ? चाय का व्यापार पूर्वी देशों के साथ, और चीन के साथ इसका व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार, ठीक है, एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और क्या चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट? अब हम लोग देखते हैं कि मिशनरियों को लाइसेंस की एक प्रणाली के तहत एक उपयोगी ज्ञान शुरू करने और धार्मिक और नैतिक सुधार और व्यापारियों को उनके वैध उद्देश्य के लिए प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति दी गई थी। तो इसका मतलब बस इतना ही है कि मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई थी, जैसा कि हम लोग के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 में है। ठीक है, उसी प्रकार। तो और क्या हुआ था इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग के एग्जाम से पूछा भी जाता है। भारत में साहित्य व शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का अनुदान आवंटित किया गया था। ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम
जो पारित हुआ था, तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, अब कंपनी का कार्य क्या था? सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना था। ठीक है, तो अब कंपनी जो था उसका व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था। तो अब कंपनी जो था वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार का एक समझ सकते हैं कि उसकी ओर से मात्र भारत का शासन करने के लिए ही रह गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में ये सब चीज़ें हुई थी। क्या क्या हुआ था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ था? तो इसमें यह था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र एक शासन कर रहा था। कौन? कंपनी। और सेकंड क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है, और क्या था इस एक्ट में? तो इस एक्ट के अंतर्गत मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आप मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य क्या था? भारतीय कानून का निर्माण व उसका वर्गीकरण करना था। और क्या हुआ था इसमें? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। दास प्रथा को, किसको? दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ था? 1853 का चार्टर अधिनियम आया था उसके बाद। तो इसमें क्या हुआ था 1853 के चार्टर अधिनियम में? तो सिविल सेवाओं पर अब कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था। किसका? सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था। सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, एग्जामिनेशन के बेसिस पर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था पहली बार। और क्या हुआ था? इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद, जिसको हम लोग छोटी संसद का भी कहते हैं, का गठन किया गया। इस प्रकार विधायिका को सरकार की पहली बार सरकार से विशेष कार्य के रूप में जाना गया। विधायिका को सरकार पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया था, विधायिका को। ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आया था आपका 1858 का चार्टर एक्ट। तो 1858 का जो चार्टर एक्ट आया था वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ही आया था। तो इसको लाने की कई वजह भी थी। तो इसको हम लोग देखते हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। ठीक है, क्या क्या हुआ था? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में मंत्री पद का व्यवस्था की गई थी। ठीक है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या हुआ था? भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी। राज्य सचिव, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था? गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और क्या हुआ इसमें? विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जैसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1876 या फिर 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ था? 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मतलब हेड ऑफ द कंट्री, ये समझ सकते हैं आप लोग। और उसके बाद 1892 में ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसमें। ठीक है, 1892 में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, या फिर इसको हम लोग और नाम से जानते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें मॉर्ले कौन थे? तो मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? ये थे वायसराय ऑफ इंडिया।
तो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है ये। तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ठीक है, इस प्रकार सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। इसमें और क्या हुआ था? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रथम भारतीय सदस्य, विधि सदस्य, लॉ मेंबर के बने थे। ठीक है, कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब हम लोग देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और चेम्सफोर्ड कौन थे? ये थे आपके वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वायसराय थे। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें जो था, पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक या फिर बाईकैमरलिज्म विधायिका की स्थापना हुई थी। तो इस चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। उसके बाद एक प्रत्यक्ष चुनाव भी शुरुआत हुई थी इसी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हुआ था इसमें। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। कहाँ पे? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। और इस योजना के अनुसार प्रांतीय वेश्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। जैसे आप लोग देखते होंगे स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, उसी तरह के कुछ सब्जेक्ट होते थे, कुछ विषय होते थे जिनको 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो थे वो किसको माना जाता है? लोइनस कार्टियस को। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो थे वो लोइनस कार्टियस थे। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया था। किसके सुझाव पर? ली कमीशन के सुझाव पर किया था। क्या किया था? लोक सेवा आयोग, ठीक है, का प्रावधान किया था। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इस पॉइंट का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट की व्यवस्था इसी में हुई थी। और क्या क्या हुआ था इसमें? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, मतलब इसको और विस्तार इसको मिला था इसी में। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इस पॉइंट का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आरबीआई का भी ध्यान रखेंगे। ये भी आप लोग के एग्जाम से पूछ लेता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। फिर आता है आपका लास्ट 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें क्या क्या हुआ था? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? ये डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। और जो कि 18 जुलाई 1947 को, इसी डेट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? 2 अधिराज्यों की स्थापना। 2 अधिराज्य मतलब एक आपका भारत हो गया और एक पाकिस्तान हो गया, की स्थापना। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, भारत का शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों को ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया कि देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई हैं। वो चाहें तो भारत या फिर पाकिस्तान जिसमें भी मिलना चाहें वो मिल सकती हैं, वो स्वतंत्र हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया विकास क्रम की, कैसे संविधान में क्या क्या हुआ, कैसे विकास इसका हुआ, ये सब चीज़ें हम लोग ने देख लिया इतनी देर में। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे संविधान सभा से कैसे संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। थैंक यू।